तो बीजेपी पर डराने धमकाने का आरोप लगातार लग रहा है। तो दरअसल छठे चरण के चुनाव प्रचार पूरे दमखम के साथ जारी हैं और सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जुलूस और रोड शो कर रहे हैं। नेता मतदाताओं से दावे और तमाम वादे भी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में राजौरी में एक रोड शो हो रहा था, जिस दौरान पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर मतदाताओं को डराने का धमकाने का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी मतदाताओं को डरा धमका रही है। बीजेपी के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है, जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। तो उसका ये नतीजा है कि लोग सामने, एक कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि अगर हम सामने खुल के आएंगे तो हमारे खिलाफ फतवा जारी होगा। दूसरी कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ जो है एक ब्लैकमेलिंग का उन्होंने टैक्टिक इस्तेमाल किया है। और जो हमने सुना है कि काफी सारे को बुलाया गया, उनको धमकाया गया है कि आपकी पोस्टिंग यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर आपने एक ऐसी जमात को वोट नहीं डाला, जो वो खुद जानते हैं, बीजेपी वाले खुद जानते हैं कि जिस पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं उनकी कश्मीर में जमानत जब्त होने वाली। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की ओर से जो बयान दिया गया, सुना आपने। जाहिर तौर पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या माहौल बना रही है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की ओर से साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप इस बात के लगाए गए हैं कि बीजेपी डरा धमका रही है, बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और इसी पर आज प्योर पॉलिटिक्स में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप महबूबा मुफ्ती की बीजेपी पर अटैक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और पहली बार ऐसा नहीं है जबकि महबूबा मुफ्ती की ओर से इस तरीके से अटैक किया जाता रहा हो। धारा 370 की बात हो, युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, कश्मीरी पहचान का सवाल हो, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि महबूबा मुफ्ती की ओर से उठाए जाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, क्या ये उनका डर दिखा रहा है या फिर ये किसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस है? कैसे आप लेते हैं इसे? देखिए अंकिता, ये महबूबा मुफ्ती का ना तो डर है ना ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन उनकी कंपल्शन है। महबूबा मुफ्ती को ये मालूम है कि अगर उन्हें पुंछ राजौरी इलाके से वोट लेना है तो उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करना होगा और ये जताना होगा कि बीजेपी जो है वो लोगों को डरा रही है, बीजेपी जो है वो उसको महबूबा मुफ्ती ने एज अ डेमन दिखाना है। क्योंकि अगर आपको पिछली 2019 की इलेक्शन याद होगी, महबूबा मुफ्ती खुद अनंतनाग सीट से कैंडिडेट थे, जिसे पीडीपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती वहां पर तीसरे नंबर पे थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी वहां पर इलेक्शन जीते थे, जबकि कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर वो दूसरे नंबर पे थे और महबूबा मुफ्ती जो है तीसरे नंबर पे थी। तो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का अब अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, वहां से हारना एक मैसेज कन्वे करता था। और महबूबा मुफ्ती अब ये चाहती हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि जो अनंतनाग एरिया है वहां से उन्हें वोट तो मिल जाएगी, लेकिन पुंछ राजौरी के इलाके में जो उन्हें वोट चाहिए उसे कंसोलिडेट कैसे करें, वहां से ज्यादा वोट कैसे लें। तो इसलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी लोगों को डरा रही है। ये महबूबा मुफ्ती की जो उनका एक आप इसे स्ट्रेटेजी कहें, लगातार बीजेपी को टारगेट हम डर भी समझ सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती ग्राउंड लूज कर रही हैं, इस बात का भी उन्हें थोड़ा सा डर होगा, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी। लेकिन क्योंकि आप बहुत करीब से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को कवर करते रहे हैं,
ऐसे में हमें यह समझाइए कि हम पिछले 2 बार के चुनाव में जो हमने देखा, 2 चरण के जो चुनाव हुए थे, वोटर टर्नआउट बहुत जबरदस्त निकला है। और जब इस तरीके से वोटर टर्नआउट बहुत जबरदस्त होता है तो कई परंपराएं टूटती भी हैं। अंकिता, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कई पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें कश्मीर का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, जब भी कम पोल परसेंटेज रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हुआ है। कई ऐसे इलेक्शन थे पार्लियामेंट के जम्मू कश्मीर में जहां पर 8-9% अगर पोलिंग होती थी तो कुछ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता था। लेकिन अब जो माहौल है वो बदल रहा है। जिस तरह हमने कल देखा कि लगभग 59% के करीब बारामूला पार्लियामेंट्री सीट पे वोटिंग हुई, उससे पहले लगभग 40% के करीब श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट पे पोलिंग हुई। तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट का माहौल भी है उन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को, जिन्होंने हमेशा से कम पोल परसेंटेज का फायदा उठाया हुआ है। देखिए, हालांकि बीजेपी ने जो 3 सीटें हैं, जैसे बारामूला, अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर, इन सीटों पे अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, लेकिन बीजेपी कुछ कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो पीडीपी है और वो नेशनल, जो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्हें ये बौखलाहट है कि जो वोट शेयर था, जो कहीं ना कहीं अनडिसाइडेड था बीजेपी के कैंडिडेट के ना होने से, वो जब बीजेपी के सपोर्टेड कैंडिडेट्स को जाएगा तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान होगा। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं डर है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, बेशक चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कि अगर बीजेपी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाया है तो उसका जो नतीजा होगा वो आने वाले असेंबली इलेक्शंस पे भी सामने आएगा। जी तजिंदर, सेल्फ रूल और सेमी इंडिपेंडेंट का जो कंसेप्ट था वो अब एजेंडा नहीं रह गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब जो बातें हो रही हैं वो डेमोक्रेसी से जुड़ने की बातें हो रही हैं, जिसकी मुखालफत महबूबा मुफ्ती करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए अंकिता, जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, किसी हद तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी, इन्होंने कश्मीरी लोगों को एक सपना बेचा था, एक इमोशनल इशू बेचा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ऑटोनॉमी की बात कर रही थी, पीडीपी सेल्फ रूल की बात कर रही थी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है सजाद गनी लोन की, वो अचीवेबल नेशनहुड की बात कर रही थी। लेकिन अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी सपने जो बेचे जा रहे थे, वो हिस्ट्री हो चुके हैं, क्योंकि अब कश्मीर में जो मेन इशू है लोगों का वो डेवलपमेंट है, वो बेरोजगारी है, वो नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के मौके जनरेट करना है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि आप देख लीजिए पिछले 70 सालों का जम्मू कश्मीर का आप इतिहास निकाल के देख लें, तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने इमोशनल इश्यूज को ही लोगों में लेकर गए हैं। लेकिन आज जो है, आज डेवलपमेंट की बात हो रही है, आज नौकरी की बात हो रही है, आज जम्मू कश्मीर को ग्लोबल नक्शे पे लाने की, एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की, और पिछले 4-5 सालों में जो काम ग्राउंड पे हुआ है उसको अगर देखिए, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का इस वक्त जो मेन राइवल है वो है जो काम ग्राउंड पे हुआ है वो। जी अंकिता, शुक्रिया तेजिंदर। सीनियर एडिटर JKLH हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत ही बारीकी से समझाया कि दरअसल ये जो बयान महबूबा मुफ्ती की ओर से दिया गया है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट, क्या क्या मायने हो सकते हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सोहित शर्मा, प्रवक्ता PDP, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ साथ S तारिक, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो सोहित शर्मा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी वोटर्स के बीच में डर कायम करने की कोशिश कर रही है? आप जो बात रख रहे थे, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। देखो, 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिस तरह से बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बढ़ी है, जिस तरह से स्कैम जम्मू कश्मीर में बढ़े हैं, जिस तरह से डांगरी में हिंदू का नरसंहार हुआ, जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई है, और जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह से होम मिनिस्टर जी सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग लेने के लिए कश्मीर जाते हैं, उसके 2 दिन के बाद वहां पे बीजेपी के एक्स सरपंच को मारा गया, और जिस तरह से वहां के टूरिस्ट को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हो रहे हैं। तो ये मुझे तो ये लगता है कि जब आर्टिकल 370 था, तो ये सब कुछ 2002 के बाद से यहाँ पे देखने को नहीं मिला। 2002 में जब PDP कांग्रेस की हुकूमत आई, यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगी, यहाँ पे इंडस्ट्री बाहर से आने लगी,
और बहुत से काम होने लगे यहाँ पे। सोहेल शर्मा जी, बीजेपी के जिस नेता को मारा गया है, अल्ताफ ठाकुर बीजेपी के लीडर है, उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि ये तो महबूबा मुफ्ती और विपक्षी पार्टियां बताएं कि बीजेपी के लीडर को क्यों टारगेट किया गया है। देखो बात ऐसी है, ये तो देखने वाली बात है, इस पे सियासत तो आप हम मतलब करना चाहते भी नहीं है, लेकिन कर तो रहे ना सर। आपने अगर ये बात इस बात का जिक्र कर दिया तो सियासत तो आपने अपने आप ही कर दी है। एक परिवार का एक सदस्य गया है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगता है ना कि सिक्योरिटी लैब से जगदम ऐसे कैसे ढीली पड़ गई है। एक एक्स सरपंच है, उसको पीएसओ मिलना चाहिए था, कुछ तो मिलना चाहिए था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। इवन कि जम्मू में आपके पास एक वार्ड प्रधान तक तो सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उसके पास तो सिक्योरिटी तक नहीं थी। तो ये कुछ चर्चाएं हैं, कुछ बातें हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि जगदम हालात का खराब होना क्या कारण है, ऐसा क्या सर? जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, जिस तरह के ये आरोप पीडीपी की ओर से बीजेपी पर लगाए जाते हैं, चाहे धारा 370 का मुद्दा रहा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो या फिर कश्मीरी पहचान का सवाल रहा हो, तो ऐसा क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी एनसी को छोड़कर सिर्फ आपके पीछे पड़ी है, सिर्फ पीडीपी को टारगेट कर रही है? देखो ये सामने सामने दिखाई दे रहा है। साउथ कश्मीर में कल क्या हुआ है, कल हमारे वहां के साउथ कश्मीर में लीडरों को बाहर जाकर रैली नहीं करने दी, मीटिंगें नहीं करने दी, उनको डिटेन कर दिया गया। उसी तरह से उससे पहले श्रीनगर में भी ऐसा ही हुआ था, 144 धारा 144 लगा दी, वहां पे भी लोगों को पब्लिक के बीच में जाने नहीं दिया जा रहे हैं। जो बीजेपी सपोर्टर लोग हैं वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, वहां पे वो मीटिंगें भी कर रहे हैं, अपनी रैलियां भी कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है, ये पीडीपी को दबाने की कोशिश की जा रही है हर एंगल से, चाहे वो श्रीनगर की सीट हो, चाहे वो पहलगाम की सीट। सोहेल जी, ये तो आप ही कह रहे हैं ना कि मतलब रैलियां कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, थोड़ा सा लोगों में डर कम हुआ है, लोग बाहर निकल पा रहे हैं। हमारे साथ आरएस पठानिया जी भी जुड़ गए, आपके पास लौटेंगे हम। आरएस पठानिया जी, हमारे साथ सोहेल जी जुड़े हुए हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बीजेपी डर कायम कर रही है वोटर्स के बीच में। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या वजह है कि डर का माहौल बना रही है बीजेपी? जी अंकिता जी, सबसे पहले सभी दर्शक जो डायरेक्टली आपके स्लाइड को देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं भी कश्मीर में अभी कोकरनाग से जिसे कहते हैं आपके साथ लाइव कर रहा हूँ। पूरे कश्मीर में एक जश्न का माहौल है और इस जमहूरियत के पर्व में लोग अपनी अपनी शमूलियत, इस जमहूरियत का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल, जो इंस्टेंस श्रीनगर की बम्पर वोटिंग और उसके बाद बारामूला की बम्पर वोटिंग में लोगों ने दिया है। इतिहास कायम हुआ और सबसे बड़ा जवाब है उन लोगों पे जो कहते थे कि देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, या जिसे कहते कत्लेआम हो जाएगा, हल्ला मच जाएगा धारा 370 को अगर हाथ लगाया गया। तो चीजें बड़ी साफ। अरे तो उसके बाद भी तो महबूबा मुफ्ती कह रही है ना कि वोटर्स को डराने की कोशिश हो रही है। एब्सोल्युटली नॉट। किसी भी कोई भी देखे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र तरीके से पूरे देश में काम कर रहा है। हाँ, सिक्योरिटी रीजन के लिए किसी को कहा होगा, मुझे भी कई जगह कश्मीर में आने जाने से रोका गया होगा, यहाँ नहीं जाइए, यहाँ 4 बजे के बाद जाए, 9 बजे के बाद जाए। मैं अब उसमें एक मीडिया में एक विषय बना दूं, वही भी जलसा की जो बैठक है आपकी मीटिंग, वो इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बिना, सिक्योरिटी परमिशन के बिना नहीं हो सकती। ये इलेक्शन कमीशन की पद्धति भी है, प्रणाली भी है और एक प्रेसिडेंट भी है। इसके ऊपर बखेड़ा खड़ा करना मुझे लगता नहीं। पहले ही महबूबा मुफ्ती हार कबूल कर चुकी है मुझे लगता है इस तरीके की नकारात्मक टिप्पणियों से। जहां तक जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा सुधरी है। जम्मू एंड कश्मीर में ओवरऑल बाय एंड लार्ज जिसे कहते हैं ये अमन है। और हमारे से सरपंच एजाज शेख की हत्या करके, निर्मम हत्या करके, और मैं पूरी आश्वासन देना चाहता हूँ जल्दी भी उसके हत्यारे कानून के ठीक है गिरफ्त में होंगे। सोहेल शर्मा जी तो साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप पोल परसेंटेज को बारामूला में गिरा नहीं पाए। पोल परसेंटेज और बढ़ा। ठीक है, सोहेल शर्मा जी, पठानिया जी का ये कहना है कि पीडीपी हार रही है और इसलिए हार का ठीकरा बीजेपी पर छोड़ रही है, पहले ही माहौल बना रही है। पठानिया जी बात रख रहे हैं और जिस तरह से ये कैंपिंग कर रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ। G20 ये लोग करवा रहे हैं, 7 मार्च को मोदी जी का श्रीनगर में इतना बड़ा इन्होंने लोगों ने प्रोग्राम किया है, फिर भी वहां पे श्रीनगर में, कश्मीर में ये 3 कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। और ये किन लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं ये भी पूरे खुले दिल से ये बताते नहीं है। एक तरफ यही लोग हैं जो कश्मीरियों के खिलाफ बोलते रहते थे जम्मू में, आज ये किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ये अभी तक ये खुले दिल से सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये लोग दोहरा चरित्र है इन लोगों का। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्हीं चीजों का तो अरे पठानिया जी, आप कश्मीरियों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्यों आप कहते कुछ और है और कुछ और करते हैं?
ये दोहरा चित्र है ऐसा है इनका, ये अंकिता जी, दोहरा मैंने चित्र है। कहा जम्मू में कि कुछ और बात करते हैं, हार कश्मीर में के कुछ और डर बात से करते हैं। सोचने और समझने की शक्ति पे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की शक्ति पे थोड़ा सा फर्क पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी एक विगरस कैंपेन चला रही है पूरे के पूरे कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों में। हम इन परिवारवादी और विशेषकर लूट खसूट वाली करप्ट जो पॉलिटिकल पार्टी जो फेल हो चुकी है, इनको रिजेक्ट करें। हाँ, हमने कैंडिडेट अपना इसीलिए नहीं दिया कि क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उसका एक मैसेज कहीं ना जाता कि जितना फोकस हम लोगों ने, जितनी ताकत, जितना विकास हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्ष में करने की कोशिश की, कि कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि हमने सिर्फ एक छोटी कंसिडरेशन के लिए, कैंडिडेट जिताने के लिए हमने इसे कुछ किया है। बेफिक्र रहे, असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट भी उतारेगी और उसके कैंडिडेट जीत के भी आएंगे। आपके ध्यान में रहेंगे जिला विकास परिषद में डीडीसी में श्रीनगर से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे म्युनिसिपल चुनाव में और बीडीसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे लोग जीत के आ चुके हैं। ठीक है, आप दोनों के पास लौटेंगे, लेकिन जल्दी से तारिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक जी से हम रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। तारिक जी, जिस तरीके से आप आरोप देख रहे हैं, दोनों ही पार्टियों को आप सुन रहे थे, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये इमोशनल गेम है महबूबा मुफ्ती का, डराने की कोशिश कर रही है, सच बोल रही हैं, या फिर 1987 का जो माहौल था वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? आप तो राजनीति को बेहतर समझते हैं, समझाइए प्लीज। जी, आप सबों का शुक्रिया। दरअसल मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो राजनीति में ये जो पैंतरे होते, इल्जाम, डरे इल्जाम, जवाबी इल्जाम, ये सब चीजें अभी हो रही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जो मेन कश्मीरी लोग, जिनका मैं यहाँ आपकी बात बता रहा हूँ, जिनके साथ मेरी बातें होती है, मजलिसों में जो मेरी बातें होती है, वहां सिर्फ ये चीज है कि अगर ये लीडरान हमें अपना जो मैनिफेस्टो है, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें बेटर हेल्थ है, रोजगार है, लेकिन इसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि इसका प्लान भी बताएं। अब तो बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो प्लान चाहते हैं कि इसका क्या मैनिफेस्टो अगर है इनका, तो उनका प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से वो हमें रोजगार दे सकते हैं, डेवलपमेंट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती, बड़ी बड़ी बदकिस्मती है, यहाँ यही मैनिफेस्टो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का है कि वो एक जब भी किसी जलसे में खड़े होते हैं तो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते हैं। इल्जाम तराशी से आवाम से कोई मसला नहीं है, उनका कोई वहां राबिता नहीं है इसकी चीज के साथ, या कोई चॉइस नहीं है उनके लिए। उनके लिए चॉइस ये है कि जो बुनियादी बातें हैं, जो अपना मैनिफेस्टो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का है, उनको बताना चाहिए, और साथ ही उस मैनिफेस्टो का जो रोड मैप है किस तरीके से किया जा सके। लेकिन यहाँ अभी लोग थोड़ा सा मुतनफिर है कि ये जो बार बार आपसी ये जो लीडरान आपस में इल्जाम तराशी करते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं, इससे आवाम का कोई मतलब मसला हल नहीं होने वाला है। लोग आज, ये अच्छी बात है कि लोग आज बड़ी संख्या में लोग आज वोट कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी पहले इस चीज में थे, जो बाइकाट के जो दावे कर रहे थे ज्यादा, उन्होंने भी आज कहा है कि लोगों को चाहिए वोट करे, तो हर एक को इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, तारिक साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है आवाम जम्मू कश्मीर की जो सुन रही है, इस बात पर उन्हें गौर करना चाहिए, क्योंकि पार्टियां अपने सहूलियत के हिसाब से वादे, इरादे, आरोप प्रत्यारोप तमाम करेंगी, लेकिन हकीकत क्या उनके वादों इरादों से, उनके दावों से इतर होती है, ये वोटर्स को तय करना है।